हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेक इट सक्सेस। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट की है और पृष्ठभूमि कंप्लीट हो चुकी है। नामकरण ये योजना भी स्थल भी हो गया है। आज आर्थिक जीवन और इसके आगे का स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। यूपीएससी यूपीपीसीएस एंड आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा लेक्चर पढ़ने के बाद। इससे बाहर कहीं नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे आईवीसी का क्वेश्चन आप लगाने बैठे हो तो पहले आईवीसी का सारा लेक्चर पढ़ लो और नोट्स बना लो। फिर आप कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, हवा में उड़ा दोगे 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी इसकी। सिंधु घाटी सभ्यता की आईवीसी की अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन, उद्योग कैसा था और व्यापार कैसा था। ठीक है, और तो कुल मिला जुला कर कृषि की बात करें तो कृषि में देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मतलब आईवीसी में कुल आईवीसी में कुल 9 फसलें थी। कितनी फसलें थी? 9 फसलें थी। ठीक है, जैसे गेहूँ, ये इंपॉर्टेंट है, गेहूँ, जौ, कपास, गेहूँ, जौ, कपास, तिल, सरसों, सरसों और राई, खजूर, तरबूज, मटर। और सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने फसल यहाँ पे लिखी है, कपास। कपास मूल फसल थी और ये सारे 9 फसलें हैं। ठीक है ना। चावल, गन्ना। देखिए, आईवीसी में जो चावल था वो सस्पेक्टेड है। ठीक है ना, चावल मतलब था या नहीं था ये नहीं पता। ठीक है, और गन्ना जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, ये आपका आता है वैदिक एज में। ठीक है, कौन सी एज में आता है? ये वैदिक एज में आता है क्या? गन्ना। ठीक, तो भारत में फसलों का क्रम यही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 9 फसलें थी, ऐसे ऐसे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मूल फसल कौन सा है? कपास है। ठीक है, और इसे यूनानी लोग सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे? और सिंडन। कभी कभी लिखते हैं सिंडन फसल किस सभ्यता से जुड़ी है, तो वो कपास है। कपास मतलब अर्थ इस किससे? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सिंधुवासियों ने इसे पहली बार उगाया, इसलिए इसे सिंडन कहा गया। सिंडन नाम कब पड़ा? मैंने बता दिया कि कपास को सबसे पहले सिंधुवासियों ने उगाया, इसलिए इसका नाम सिंडन पड़ा। किन्होंने उगाया सबसे पहले? सिंधुवासियों ने। ठीक है, सिंधुवासियों ने सबसे पहले इसको उपजाया था। ठीक, अब हम लोग कृषि हो गया ना। कृषि एग्रीकल्चर के थोड़ा और भारत में फसलों का क्रम देख लेते हैं कि कैसे था। जैसे कैसे का मतलब, जैसे पहले पाषाण युग था, उसमें कौन कौन सी फसल थी। आईवीसी आया और फिर वैदिक एज आया, फिर बाद में पुर्तगाली जो लेके आए उसको देखते हैं, फिर पशुपालन पे चलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग कि कौन सी फसल कब आई। देखिए, ये जो एग्रीकल्चर है भारत में कैसे कैसे डेवलप हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या था? पाषाण युग। ठीक है, सबसे पहले था पाषाण युग। पाषाण युग के बाद क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? आईवीसी। आईवीसी के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज के बाद जो 1498 में क्या आ गए? पुर्तगाली आ गए, 1498 AD। तो वो कौन कौन सी फसल लेके आए? कौन? पुर्तगाली लोग। तो पहले भारत में फसलों का क्रम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? भारत में फसलों का, भारत में फसलों का क्रम मतलब कौन सी फसल किस एज में थी। पाषाण युग में कौन कौन सी फसल थी भाई? तो लहुरा देव से आई थिंक मिला था 8000 BC में। मैंने लिखवा रखा है पिछले ही वीडियो में। ठीक है, मतलब पिछले ही कुछ लेक्चरों के में मिल जाएगा आपका कि 8000 BC में चावल मिला था। लहुरा देव से क्या मिला था? चावल, पाषाण युग में। ठीक है, और मेहरगढ़ में गेहूँ मिला था और 7000 BC। और क्या मिला था मेहरगढ़ से? गेहूँ। ठीक, कितने हजार BC? 7000 BC। मेहरगढ़ के बाद क्या था? कोल्डी हवा से भी चावल मिला है। कोल्डी हवा,
6000 BC। ठीक, अब आईवीसी में कौन कौन सी फसल, मैंने बता दिया। सबसे मूल फसल कौन सी थी आईवीसी की, कपास, जिसे सिंडन बोलते थे। और इसके बाद चावल सस्पेक्टेड है, आईवीसी में था कि नहीं था, क्लियर नहीं हुआ है, सस्पेक्टेड है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसके बाद जो गुजरात के कुछ स्थान पे मतलब क्या मिला है चावल का, जैसे भूसी मिली है रंगपुर से, गुजरात के रंगपुर से भूसी मिली है, और लोथल से कुछ दाने मिले हैं। ये गुजरात के दोनों स्थल है, रंगपुर और लोथल। भूसी कहाँ से मिली है, रंगपुर से। ठीक है, भूसी मिली है रंगपुर से। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ कि रंगपुर से भूसी मिली है, गुजरात के रंगपुर से भूसी मिली है, और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। ठीक है, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में चावल सस्पेक्टेड है अभी। ठीक है ना। वैदिक एज की जो फसल है वो आपकी एक ही है, कौन सी है, गन्ना। ठीक, पुर्तगाली क्या क्या लेके आए, एम कोप्ता। एम कोप्ता का मतलब आपको पता ही होगा, पोटैटो होता है एक से, ये पपाया हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, मक्का हो गया, काजू हो गया, ऑरेंज हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पशुपालन। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं आईवीसी की, क्या पढ़ रहे हैं, आईवीसी की अर्थव्यवस्था। उसमें कृषि हमने कंप्लीट कर लिया, कृषि के बाद था पशुपालन। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपालन था वो सीधे सीधे हम आपको एक यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके बताते हैं कि जैसे 2500 BC पूर्व क्या थी, आईवीसी थी। ठीक, इसके बाद आता है आपका वैदिक एज। ठीक, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 1500 BC है ये। ठीक, और ये 600 BC है। ओके, अब यहाँ जो ये जो पहला एज है इसे बोलते हैं हम लोग गाय। गाय में है कि आर्यों के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। किसके लिए, आर्यों के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। आर्यों के लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण थी। और दूसरा घोड़ा, वैदिक एज के ये पशु हैं, आर्यों के पास घोड़े वाले रथ भी थे। ये मैं क्लियर करूंगा आगे, ये तो मैं बता रहा हूँ कि क्रम कैसे, कौन से पशु कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, आर्यों के पास घोड़े वाले रथ भी थे। ठीक है, घोड़े वाले रथ थे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम देखें तो आईवीसी में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी है वो सबसे जैसे धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। पशुपालन में जैसे कुबड़ा वाला बैल था। ठीक, देखिए आईवीसी के मोहरों पर ज़्यादातर एक श्रृंगी पशु, एक सिंग पशु मतलब समझिएगा कि एक सिंग वाला पशु, यहाँ पे केवल एक सिंग रहेगी उसका, इस टाइप का कुछ पशु थे यहाँ पे। ठीक है ना, आईवीसी में एक सिंग वाला पशु, जितने मुहरे थे सबसे ज़्यादा अंकन एक सिंग वाले पशु का ही मिला है आईवीसी में। एक श्रृंगी पशु बोलते हैं उसे, इसे क्या बोलते हैं, एक, देखिए एक श्रृंगी पशु मतलब एक सिंग वाला पशु। ठीक, और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, एक कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, इसको आप नोट करिएगा। पहला पॉइंट है कि धार्मिक दृष्टि से आईवीसी का सबसे महत्वपूर्ण पशु, सबसे महत्वपूर्ण पशु मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पशु कौन सा था, कुबड़ा वाला, क्या था, कुबड़ा वाला बैल। ठीक, क्या था, कुबड़ा वाला बैल था। ओके, और दूसरा मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था, मुहरों पर सर्वाधिक अंकन मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था, एक श्रृंगी वाले पशु का, मैंने बता ही दिया।
ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना होगा इस पशुपालन में कि गाय के अवशेष मिले हैं, लेकिन इसका कहीं से भी इसका अंकन नहीं मिला है किसी मुहर पे। ठीक है, गाय थी, मतलब अवशेष मिले हैं आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में गाय थी, लेकिन इसका किसी मुहर पे अंकन नहीं मिला, मतलब छपा हुआ नहीं मिला है। ठीक है ना। और घोड़े के कुछ लिमिटेड अवशेष मिले हैं जो निम्नलिखित हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। देखिए, और यहाँ पे तो हमने बताया था कि आईवीसी में जो पशुपालन है एक ही में रहेगा, पशुपालन है वो। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण की धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु कौन था? कुबड़ा वाला बैल। ठीक है, कुबड़ा वाला बैल और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था? एक श्रृंगी पशु, मतलब एक सिंग वाला पशु, ये भी मैंने बता दिया है। और घोड़े के जो अवशेष मिले हैं, गाय के बारे में बता दिया, गांव के अवशेष मिले हैं लेकिन कोई भी मुहर पर अंकन नहीं मिला है। ठीक है, और जो घोड़े के लिमिटेड अवशेष मिले हैं वो कहाँ के हैं? वो देखिए, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक उसमें स्थान है सुरकोटदा, सुरकोटडा। ठीक, इस यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं। ठीक है ना, घोड़े की अस्थियां सुरकोटडा से मिली हैं। और दूसरा है राणा गुंडई। ठीक है, राणा गुंडई से आई थिंक दांत वगैरह मिले हैं, यहाँ से घोड़े का दांत मिला है। पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, फालतू में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है। अगर जो यूपीएससी यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार कायदे से पढ़िए और हिस्ट्री में फिर मगन रहिए। मोहनजोदड़ो से भी मिला है, मोहनजोदड़ो व लोथल से, मोहनजोदड़ो व लोथल से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ? घोड़े का मृण मूर्तियाँ, मतलब घोड़े की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, ये घोड़े से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक, और रथों में बैल मिले हैं लेकिन घोड़ा नहीं मिला है। देखो, आईवीसी में जो रथ थे, रथ में बैल मिला है, ठीक है, लेकिन घोड़ा नहीं मिला भाई। रथ वाला जो घोड़ा वाला रथ वो वैदिक एज में ही मिलेगा, मैंने बता दिया। और 5th नंबर का एक है, 4th नंबर पे गाय वाला था, जो मैंने बताया कि अवशेष मिले हैं लेकिन कोई अंकन नहीं मिला है। और 5वां नंबर में था कि बाघ व चीता थे लेकिन शेर नहीं मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाघ व चीता थे लेकिन शेर नहीं था। ठीक है, बाघ व चीता थे लेकिन शेर नहीं था। ठीक, और ना ही इसके अवशेष मिले हैं, और ना ही शेर के अवशेष भी नहीं मिले हैं। शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, बाघ और चीता थे लेकिन शेर के अवशेष भी नहीं मिले हैं। और नोट में देखा जाए तो गाय घोड़ा ऊंट के अवशेष तो मिले हैं लेकिन इसके मोहरों पर अंकर नहीं मिले हैं। गाय, घोड़ा, ऊंट, गाय घोड़ा ऊंट के अवशेष तो मिले हैं, गाय घोड़ा ऊंट के अवशेष तो मिले हैं, गाय घोड़ा ऊंट के अवशेष तो मिले हैं लेकिन अंकन नहीं मिला है। ठीक है, गाय घोड़ा ऊंट, याद रखिएगा, गाय घोड़ा ऊंट के अवशेष तो मिले हैं लेकिन मुहरों पर अंकन नहीं मिला है तीनों पशुओं के। जैसे अगर कथन बना रहा है कि ऐसे बना रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे कोई यहाँ पे एक कथन जैसे क्वेश्चन टाइप बनाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मुहरों पे अंकन एक श्रृंगी वाले पशुओं को सबसे ज़्यादा मिला है, पहला कथन। फिर दूसरा यहाँ पहला बनाया, फिर दूसरा बनाया कि मुहरों पे अंकन गाय के भी थे, घोड़े के भी थे, ऊँट के भी थे। तो ऑप्शन देगा केवल 1, केवल 1 2 3, तो आप केवल 1 वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नोट आप लोग कर लीजिएगा, एक नोट बनाइए, वहाँ पे लिखिए कि गाय घोड़ा ऊँट के तो अवशेष मिले हैं लेकिन इसके मुहरे पर अंकन नहीं मिला है मुहरों पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, एक ये भी आप लोग को लिखवा दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बाघ व चीता थे लेकिन शेर नहीं मिला है और न ही शेर के अवशेष मिले हैं। जैसे वहाँ पे घोड़ा का अवशेष तो मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लेकिन अंकन नहीं है,
गाय के भी अवशेष मिले हैं लेकिन अंकन नहीं है, ऊँट के भी अवशेष मिले लेकिन अंकन नहीं है, और शेर के तो कुछ भी नहीं था, शेर था ही नहीं, और नहीं अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगला टॉपिक लेकर आएंगे, जैसे उद्योग हो गया। ठीक है, उद्योग के बाद कुछ आपका मतलब व्यापार हो गया, फिर धार्मिक जीवन हो गया, ये सब चीज़ें अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बची हुई हैं। ठीक है ना, वैसे उद्योग और व्यापार इसी वीडियो में मतलब निपटा देते हैं अच्छे से पूरा। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए आईवीसी में सबसे पहले मुख्य भूमिका थी कि यहाँ पे कांसा था, कांसा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, कापर और टीन मिला के, और मूल फसल थी यहाँ पे कपास। उद्योग में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, इसे बोलते जो कांसा था इसे बोलते थे हम लोग धातु उद्योग। क्या बोलते थे इसे? धातु उद्योग। ठीक, और इसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे वस्त्र उद्योग। ठीक, धातु उद्योग, वस्त्र उद्योग। धातु में कापर प्लस टिन, कापर प्लस टिन को मिलाकर कांसा तैयार करना। कांसा तैयार करना, कापर और टिन को मिलाकर कांसा तैयार करना, इसलिए इसकी मात्रा कांसे से कम है, इसलिए इसकी मात्रा कांसे से कम है। ठीक है, देखिए कापर टिन मिला के कांसे मिलाएंगे, और ये इसी का उद्योग चलता था टिन का। ठीक है ना, कांसा, कांसा का उद्योग चलता था। ठीक, और इससे कपास से वस्त्र उद्योग चलता था। वस्त्र उद्योग के साक्ष्य से मोहनजोदड़ो से मिले इसके साक्ष्य, जैसे सूती वस्त्र में लपेटे हुए, सूती वस्त्र में लिपटे हुए औजार। ठीक है, सूती वस्त्र में लिपटे हुए औजार के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहन जोदड़ो से। ठीक है, अब आपको कुछ यहाँ पे आप नोट करिएगा कि उद्योग में क्या क्या आपने मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आईवीसी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांबे की वस्तु मिली है। नोट डाउन में पहला पॉइंट कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे तांबे की वस्तुएं मिली, मतलब कॉपर की। ठीक है, आईवीसी का प्रमुख उद्योग कौन सा था? ये वस्त्र उद्योग। ठीक है ना, आईवीसी का सबसे मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग था। ठीक, ये दो पॉइंट नोट करिएगा। अब लोग हम आईवीसी के व्यापार पे आते हैं कि आईवीसी का जो व्यापार था वो कैसा था, मतलब जो होता है ना व्यापारी लोग कैसे कैसे उस सभ्यता में व्यापार चलता था, वो सब चीज़ें चली जानते हैं। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो टाइप के व्यापार तो आ गए यहाँ पे। कोई भी व्यापारी है, जैसे इंडिया के इस समय व्यापार चल रहा है तो एक आंतरिक है एक बाहरी है, मतलब एक देश के अंदर ही होता है, एक देश के बाहर चलता है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो उस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में भी था, आंतरिक व्यापार था, और इसके बाद फिर एक बाह्य व्यापार था। आंतरिक व्यापार में लोग वस्तुएं कहाँ से लाते थे वो हम बताते हैं। देखिए आंतरिक व्यापार में तांबा कहाँ से मिलता था? तांबा लोग लेके आते थे खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है? मैंने ताम्र पाषाणिक युग में पूरा डिटेल किया है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में खान थी तांबे की खेतड़ी में। ठीक है ना, और सोना लोग कहाँ से लाते थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में? यहाँ से, तो कोलार, जैसे सोना कहाँ से लाते थे? सोना लाते थे कोलार कर्नाटक, कोलार कर्नाटक से सोना लाते थे। और तीसरा है ये सीसा, सीसा में दक्षिण भारत से मंगाते थे। सीसा कहाँ से मिलाते थे? दक्षिण भारत से। ठीक,
तो क्या क्या हो गया आपका व्यापार में? आंतरिक व्यापार हो गया। इसके बाद फिर आंतरिक व्यापार में अभी आप देखिए कि हम लोग तीन चीज़ों के बारे में, तांबा, सोना, शीशा, अब थोड़ा चांदी भी देख लेते हैं। चांदी ये लोग कहाँ से लाते थे? अगर ज़रूरत पड़ेगी व्यापार में चांदी की तो कहाँ से लाएंगे? तो चांदी ये लोग राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह से लेते थे। राजस्थान और हरियाणा, ठीक, राजस्थान हरियाणा और इसके बाद ये चौथे नंबर हो गया ना। पांचवें नंबर का एक लाते थे हम लोग, हरा पत्थर लोग लेते थे। उस समय के लोग हरा पत्थर लाते थे। और एक और आपका रह जाता है, वो था मनका। मनके कहाँ से बनते थे? हरा पत्थर तो आपको दोदा बेट्टा तमिलनाडु से मंगाते थे हरा पत्थर। क्या नाम है इसका? दोदा बेट्टा एक स्थान है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। वहाँ से तमिलनाडु में दोदा बेट्टा से मंगाते थे क्या? ये हरा पत्थर मंगाते थे, ठीक। और मनके बनाने के कारखाने लोथल चानूदड़ों में था। लोथल और चानूदड़ों में मनके बनाने का क्या था? कारखाना था। अभी यहीं से लोग पदार्थ मतलब आयात करते थे, ठीक है, मनके बनाने के लिए यहीं से। देखिए एक चीज़ तो आप लोग नोट डाउन यहाँ पे करिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं था, ठीक है। लोहा कब आएगा? लोहा आएगा वैदिक एज में, 1000 BC में। अतरंजी खेड़ा एटा, यूपी का एक जिला एटा, वहाँ से मिला था लोहा। अतरंजी खेड़ा एटा। तो लोहा इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं था, ठीक। चांदी अभी से मिली है, वैदिक युग में चांदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे नोट डाउन करवा दे रहे हैं। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी अतरंजी खेड़ा एटा, ठीक है। 1000 BC अतरंजी खेड़ा एटा से प्राप्त हुआ है, ठीक। और लोहा 1000 BC अतरंजी खेड़ा एटा से, वैदिक एज में, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं था, IBC में लोहा नहीं था, ये वैदिक एज में 1000 BC में आएगा, ठीक है ना। और चांदी, यहाँ आप लोग एक नोट बनाइए और यहाँ लिखिए कि चांदी IBC में थी, कहाँ थी? राजस्थान हरियाणा से लाते थे। लेकिन वैदिक एज में चांदी नहीं थी, वैदिक एज में चांदी नहीं थी, ठीक। वैदिक एज में चांदी नहीं थी, ठीक। अब हम लोग आते हैं बाह्य व्यापार पे कि बाह्य अन्य देशों से कैसे कैसे व्यापार होता था, ठीक है। तो आंतरिक व्यापार में आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे क्या था। जैसे तांबा खेतड़ी से लाते थे, सोना कोलार कर्नाटक से, शीशा दक्षिणी भारत से, चांदी राजस्थान हरियाणा से, हरा पत्थर दोदा बेट्टा तमिलनाडु से लेके आते थे। दोदा बेट्टा स्थान तमिलनाडु में, वहाँ से। मनके कहाँ कहाँ बनते थे? लोथल और चनूदड़ों में बनते थे, ठीक है। अब व्यापार में हम लोग बाह्य व्यापार देखते हैं कैसे कैसे चलता था। अब देखिए बाह्य व्यापार में हम लोग देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बाह्य व्यापार कैसा था, ठीक है। यहाँ से हम लोग बाह्य व्यापार स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यापार में आंतरिक व्यापार बता दिया, बाह्य व्यापार में देखिए सर्वाधिक व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मतलब IBC का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों से होता था, ठीक है। क्योंकि भाई उसी की कालीन थी, मेसोपोटामिया के लोगों से होता था, ठीक। मेसोपोटामिया के लोगों से होता था, ठीक है। और दूसरा अगर देखिए तो अफगानिस्तान से ये लोग जैसे लाजवर्थ मडी लाते थे, ठीक है। एक लाजवर्थ मडी लाते थे, कहाँ से? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से लाजवर्थ मडी लाते थे, ठीक है। इसके बाद फारस मतलब ईरान से क्या लाते थे? ईरान पर्सिया से, और ईरान पर्सिया से मतलब जैसे शीशा चांदी टिन का आयात होता था। डिलमुल से
ढिलमुल, कुवैत, आईवीसी और मेसोपोटामिया के बीच देख एक आपको फिगर बना के दिखाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे दो नदियां थी, मैंने ये सब बता रखा है। ठीक है, ये दजला ये फरात, दो नदियां थी, इसके बीच का जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया वाला है। और यहाँ पे थी आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतना दूरी था। ठीक है, और यहीं पे है आपका कुवैत। ठीक, यहीं पे है आपका कुवैत। कुवैत में यहाँ पे है ढिलमुल, और यहाँ पे है आपका ढिलमुल मतलब यहाँ पे बहरीन है, कुवैतम बहरीन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका है कुवैत। ठीक, तो यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग का सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के लोगों से होता था। ये बताने का मतलब, जैसे सीसा, चांदी, टिन का आयात भी होता था फारस, ईरान से। पर्सिया से क्या होता, सीसा, चांदी, टिन का होता था। और ढिलमुल, कुवैत से इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ये जो बीच में है ना ढिलमुल, ढिलमुल मतलब ये बहरीन, और इसके बाद ये कुवैत, ये इन दोनों के बीच में बिचौलिए का काम करता था। मतलब सामान यहाँ से यहाँ जाता था, फिर यहाँ से यहाँ, फिर उधर से यहाँ से आता था, यहाँ से यहाँ। ठीक है, मतलब एक होता ना बिचौलिए वाला काम, ये वो कुवैत करता था। और ढिलमुल करता था, ढिलमुल मतलब बहरीन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोथल था हमारा, वो एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, धार्मिक जीवन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो लोथल था वो एक बंदरगाह था गुजरात में। लोथल, लोथल एक बंदरगाह था गुजरात में। बंदरगाह था, माँ नहीं। ठीक है, बंदरगाह, ग है वहाँ पे। एक बंदरगाह नगर था। मुहरों पर नौकाएं मिली हैं, बाट पैमाने मिले यहाँ से, और बाट 16 गुने में था। मतलब विदेशी मुद्रा भी लोथल से मिला है। इसलिए लोथल से एक चीज़ प्राप्त हुआ है जो क्वेश्चन में आता है, उसका नाम है गोदी बाड़ा। पूछा जाता है कि गोदी बाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो आप बताएंगे लोथल से। ठीक है, तो लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ। लोथल एक बंदरगाह नगर है, मोहरों पर नौकाएं भी मिली यहाँ पे, और ये बंदरगाह है। तो यहाँ पे बंदरगाह का मतलब क्या होता है, सामान यहाँ से आना जाना, व्यापार करना। तो यहाँ जो खुदाई हुई थी, यहाँ पे बाट पैमाने भी मिले थे। ठीक है ना, जो तौलने वाला होता है, मुद्राएं भी यहाँ पे मिली थी, अन्य देशों की भी मुद्राएं मिली थी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार भी खत्म होता है। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगा कि नहीं लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।